हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, और इसमें हमारा टॉपिक था संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक जो विभिन्न अंगों संरचनाओं को आपस में जोड़ता है, उनको सहारा, सपोर्ट प्रदान करता है। 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है संयोजी ऊतक, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, तंतुओं से और आधात्री से। इन तीनों घटकों की तुलनात्मक मात्रा प्लस आधात्री की भौतिक प्रकृति, इस आधार पर बच्चों हमने संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांट दिया है। पहला ढीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ढीले संयोजी ऊतक की संरचना और एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे, और पिछली क्लास में हम सघन संयोजी ऊतक की संरचना और एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। मैंने बता दिया था सघन संयोजी ऊतक क्या होता है। ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें इसकी कोशिकाएं और तंतु सघनता से, दृढ़ता से व्यवस्थित रहते हैं, वो है सघन संयोजी ऊतक। तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर बच्चों मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर, जिसमें एक था बच्चों नियमित, रेगुलर, और दूसरा है बच्चों अनियमित, इर्रेगुलर। ये 2 प्रकार का सघन संयोजी ऊतक। पिछली क्लास में बच्चों हमने नियमित, रेगुलर की संरचना और एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें कोलेजन तंतु ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कोलेजन तंतु समानांतर पंक्तियों के रूप में है, और उन्हीं समानांतर पंक्तियों के बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट की समानांतर पंक्ति होती हैं। इसको नियमित कहते हैं। 2 मेन एग्जाम्पल इसके मैंने बता दिए थे, टेंडन, कंडरा, और दूसरा है लिगामेंट, स्नायु। ये दोनों सघन नियमित से बने होते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे सघन अनियमित संयोजी ऊतक। तो हमारा टॉपिक है आज का दूसरे प्रकार का सघन संयोजी ऊतक, वो है सघन अनियमित। सघन अनियमित संयोजी ऊतक, इंग्लिश में हम कह सकते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सघन अनियमित संयोजी ऊतक, डेंस इर्रेगुलर। सिंपल परिभाषा है बच्चों, क्या होता है डेंस इर्रेगुलर? ये ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें कोलेजन तंतु और तंतु कोरक कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कोलेजन तंतु और तंतु कोरक कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित, तो ऐसे ऊतक को हम बोलेंगे बच्चों सघन अनियमित। एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक छोटी सी लाइन है, ये त्वचा में पाया जाता है। सघन अनियमित बेसिकली कहाँ पाया जाता है? हमारी त्वचा में, स्किन में। एनसीईआरटी में तो बच्चों इतना ही दे रखा है, और एक छोटा सा इसका रफ डायग्राम भी दे रखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सघन अनियमित का एक इस प्रकार का रफ डायग्राम, जैसे ये सघन अनियमित ऊतक है, और इसमें कोलेजन तंतुओं के इस प्रकार से इर्रेगुलर बंडल, जैसे कोलेजन तंतु हैं, ये कोलेजन तंतुओं का एक बंडल है। इसी प्रकार जैसे ये दूसरा बंडल है कोलेजन तंतुओं का। ऐसे कोलेजन तंतुओं के बंडल हैं, लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न पे नहीं रखे हुए हैं, किसी भी दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित है। कोलेजन तंतुओं के बंडल हैं ये, जो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं।
अनियमित, और इनके बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, तंतुकोरक कोशिकाएं, इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहीं पर कोशिकाओं और फाइबर्स के बीच में यहाँ पर आधात्री होती है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है बच्चों, ये कोलेजन फाइबर है और बीच में आधात्री भरी हुई होगी। तो ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं बच्चों सघन अनियमित संयोजी ऊतक, और ये पाया जाता है त्वचा में। एक बात तो ये छोटी सी क्लियर है। दूसरी बात है बच्चों कि इस ऊतक के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट वो एग्जाम्पल्स हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, तंतुओं की तुलनात्मक मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको और समझा देता हूँ। जो एनसीईआरटी में तो क्लियरली तो नहीं दे रखे हैं, पर उनका नाम कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सघन अनियमित में बच्चों डेंस इर्रेगुलर को हम दो भागों में बांटेंगे। सघन अनियमित को हम इस प्रकार से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है इसका वाइट फाइब्रस, और दूसरा हो जाएगा येलो फाइब्रस। सघन अनियमित के दो प्रकार ऐसे हो जाएंगे, वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। वाइट फाइब्रस का मतलब है कोलेजन तंतु मैक्सिमम होते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। वाइट फाइब्रस श्वेत प्रोटीन से बने होते हैं कोलेजन तंतु, इसलिए ये अगर बहुतायत में है तो वाइट फाइब्रस सघन अनियमित हो जाएगा, और अगर कोलेजन इलास्टिन दोनों हैं तो फिर येलो फाइब्रस। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर दोनों उपस्थित, तो ये फिर हो जाएगा येलो फाइब्रस। है तो सघन अनियमित, बट सघन अनियमित में एक श्वेत तंतुमय हो जाएगा और एक पील तंतुमय हो जाएगा। अब ये जो श्वेत तंतुमय है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स? सघन अनियमित श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। देखो इसका पहला एग्जाम्पल है बच्चों पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नाम आया था उपकला ऊतक में, गुहाओं के आवरण हमने पढ़े थे, तो हृदयावरणी गुहा का बाह्य आवरण है पेरिकार्डियम, जो बना होता है श्वेत तंतुमय सघन अनियमित से। व्हाइट फाइब्रस का मतलब हिंदी में हो जाएगा श्वेत तंतुमय। इसको हम हिंदी में क्या नाम देंगे? श्वेत तंतुमय। तो पेरिकार्डियम क्या है बच्चों? हृदयावरणी गुहा, हृदयावरणी गुहा का बाह्य स्तर है बच्चों। ये हृदयावरणी गुहा का बाह्य स्तर है जो बना होता है श्वेत तंतुमय सघन अनियमित से। क्लियर है बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है पेरिओस्टियम। क्या होता है पेरिओस्टियम बच्चों? पेरिओस्टियम है अस्थि का बाह्य आवरण। अस्थियां जिनको आगे पढ़ेंगे हम, उसके सबसे बाहर एक आवरण होता है जिसका नाम है पेरिओस्टियम। तो अस्थि का
बाह्य आवरण, अस्थि का बाह्य आवरण पेरिओस्टियम कहलाता है, वो भी श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों पेरिकोंड्रियम। पेरिकोंड्रियम, और पेरिकोंड्रियम है उपास्थि का बाह्य आवरण। अस्थि और उपास्थि कंकाल संयोजी ऊतक हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो उपास्थि का जो बाह्य आवरण है बच्चों वो है पेरिकोंड्रियम। इसके अलावा और 2-3 एग्जाम्पल हैं, जैसे रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, वृक्क संपुट, वृक्क किडनी के बाहर का आवरण रीनल कैप्सूल या वृक्क संपुट कहलाता है, जो इस प्रकार के ऊतक से बना होता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये वृषण का बाह्य आवरण है, ये किडनी का भी एक आवरण है, ये अंडाशय में भी पाया जाता है, कई जगह पाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो इस प्रकार के व्हाइट फाइब्रस सघन अनियमित से बना होता है। और एक एग्जाम्पल है बच्चों एपीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या होता है? एपीमाइसियम पेशियों का बाह्य आवरण। पेशियां जो कि संकुंचनशील ऊतक है, उस पेशी ऊतक के बाहर संयोजी ऊतक की एक परत होती है, उस जिसका नाम है एपीमाइसियम। तो जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सब की सब संरचनाएं श्वेत तंतुमय सघन अनियमित से बनी होती हैं, अर्थात इनमें कोलेजन तंतु ज़्यादा हैं लेकिन वह अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, तो हमने कहा सघन अनियमित। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, पेरिकोंड्रियम, रीनल कैप्सूल, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एपीमाइसियम। बच्चों जब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब जो अंगतंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ उसकी संरचना पढ़ेंगे, तो संरचना जब भी पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा, तो वहाँ आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि मैंने कहा पेरिकार्डियम, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हृदयावरणी गुहा का बाह्य आवरण है जो श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है। तो ये था बच्चों व्हाइट फाइब्रस, हम बात कर रहे हैं सघन अनियमित की। क्लियर है बच्चों? इसके बाद बात करते हैं हम सघन अनियमित में येलो फाइब्रस की, कि येलो फाइब्रस जो है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एक तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होते हैं बच्चों? ट्रू वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड हमारे गले में स्वरयंत्र में होते हैं जहां से ध्वनि निकलती है। तो हमारे गले में स्वरयंत्र होता है लैरिंग्स, उसके अंदर 2 जोड़ी धागे होते हैं, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड जहां से आवाज निकलती है वो ट्रू वोकल कॉर्ड ऊतकों के हिसाब से येलो फाइब्रस सघन अनियमित से बने होते हैं। एक तो इसका ये एग्जाम्पल है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है कि ये रुधिर नलिकाओं की भित्ति में भी पाया जाता है। ब्लड वेसल्स की भित्ति में उपस्थित, ब्लड वेसल्स की भित्ति में उपस्थित। तो ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं बच्चों, ये सब के सब सघन अनियमित के हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में तो छोटा सा दे रखा है कि सघन अनियमित केवल हमारी त्वचा में पाया जाता है, बट त्वचा के अलावा भी बच्चों ये सारी संरचनाएं जो है सघन अनियमित से बनी है, ये व्हाइट फाइब्रस से और ये येलो फाइब्रस से। तो कंप्लीट हो जाता है बच्चों इसके साथ ही सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा संयोजी ऊतक बच्चों जिसमें कोशिकाएं और तंतु सघनता से व्यवस्थित रहते हैं। उन तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर 2 प्रकार का था, नियमित और अनियमित। नियमित हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट,
ये अनियमित है, ये उसकी संरचना और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा संयोजी ऊतक भी कंप्लीट हो जाता है, सघन, और पहला हमने पढ़ लिया था ढीला संयोजी ऊतक। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रकार का संयोजी ऊतक, और वो है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ओके बच्चों, तीसरा हम टिश्यू प्राप्त शुरू करते हैं संयोजी ऊतक का प्रकार, और नंबर 3 है बच्चों विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ये 3 प्रकार का संयोजी ऊतक हमने पढ़ा था, और किस आधार पर पढ़ा था बच्चों, ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि संयोजी ऊतक के जो 3 घटक थे, कोशिका, तंतु, आधात्री, उनकी तुलनात्मक मात्रा के आधार पर और आधात्री की प्रकृति के आधार पर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके आधात्री अर्ध तरल होती है, तुमने कहा ढीला संयोजी ऊतक। इसके आधात्री में सघनता से होते हैं तंतु और कोशिकाएं, सघन संयोजी ऊतक, और इसकी आधात्री विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इसको कहा गया है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। आखिर क्यों पड़ा इसका ये नाम? क्योंकि बच्चों इसकी आधात्री विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, इसलिए हमने कहा इसको विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। क्लियर है? नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आधात्री विशेष कार्यों को करने हेतु रूपांतरित हो जाती है। इसकी जो आधात्री होती है बच्चों, किसी विशेष कार्य को संपादन करने के लिए विशेष प्रकार की हो जाती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। अब कौन से कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है, इस आधार पर बच्चों ये भी 2 प्रकार का है कि क्या रूपांतरण हुआ, कौन से कार्य के लिए रूपांतरण हुआ, इस आधार पर विशिष्टीकृत के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है बच्चों? एक तो है संवहनीय संयोजी ऊतक। एक तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? संवहनीय संयोजी ऊतक। क्या होता है संवहनीय संयोजी ऊतक? ऐसा संयोजी ऊतक जिसकी मैट्रिक्स पदार्थों के संवहन के लिए तरल और तंतु रहित हो जाएगी। संवहनीय संयोजी ऊतक में क्या रूपांतरण हुआ? ऐसा संयोजी ऊतक जिसकी आधात्री पदार्थों के संवहन हेतु कैसी हो जाती है? तरल एवं तंतु रहित हो जाती है।
यहां संवहन का मतलब है पदार्थों का परिवहन, कि हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों का परिवहन किया जाता है, पदार्थों को लाया ले जाया जाता है। तो उन पदार्थों को लाने ले जाने के लिए, परिवहन के लिए, अगर ऊतक की आधात्री कैसी हो गई, तरल, तरल होगी तभी पदार्थों का परिवहन हो पाएगा, और साथ में हो गई तंतु रहित, क्योंकि अगर तंतु रहेंगे तो बच्चों तंतु तो फंस जाएंगे तरल माध्यम में और रोक देंगे तरल का बहाव। तो पदार्थों के संवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, तरल और तंतु रहित। तो हमने इसको नाम दे दिया संवहनीय संयोजी ऊतक। और इसमें क्या क्या शामिल करते हैं बच्चों, संवहनीय संयोजी ऊतक में एक तो हम शामिल करते हैं ब्लड, रुधिर, और एक हम शामिल करते हैं लिम्फ, लसिका। तो दो एग्जाम्पल हैं संवहनीय संयोजी ऊतक के हमारे शरीर में। कौन कौन से दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल तो है रुधिर और दूसरा है लसिका। दोनों ही हमारे शरीर के तरल संवहनीय संयोजी ऊतक हैं। चूंकि संयोजी ऊतक हैं तो तीन प्रकार के घटक होने चाहिए, कोशिका तंतु और आधात्री, लेकिन पदार्थों के परिवहन के लिए एक तो इसकी आधात्री कैसी हो गई, तरल, और दूसरा कैसी हो गई, तंतु रहित। अर्थात इन दोनों संयोजी ऊतकों में तंतु नहीं पाए जाते हैं। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, संवहनीय संयोजी ऊतक को। तो विशिष्टीकृत की बात कर रहे हैं, ऐसा संयोजी ऊतक जिसके आधात्री विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, तो वो है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो पहला क्या कार्य था, संवहन। इसके लिए कौन सा ऊतक है, संवहनीय संयोजी ऊतक, ये उसके एग्जाम्पल है। दूसरा कार्य हम बात करते हैं, दूसरा कार्य कठोरता प्रदान करने वाला है, तो उसका नाम हो जाता है कंकालीय संयोजी ऊतक। दूसरे प्रकार का विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, उसको हम नाम देंगे कंकालीय संयोजी ऊतक। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक। क्या रूपांतरण हुआ आधात्री का बच्चों, जैसा कि नाम है कंकाल, तो इसकी आधात्री जो है कठोर हो जाती है। किस लिए, अंगों को सहारा या सपोर्ट प्रदान करने के लिए। तो क्या रूपांतरण हुआ इस ऊतक में, इसकी आधात्री कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होने के कारण कठोर हो जाती है। आधात्री मैट्रिक्स को ही बोलते हैं। आधात्री में क्या परिवर्तन हुआ, आधात्री में कैल्शियम के लवण, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब जमा हो जाते हैं इसके आधात्री में। और जब कैल्शियम के सॉल्ट जमा हो जाते हैं तो आधात्री कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। और क्यों हुई है कठोर आधात्री, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को सपोर्ट, सहारा प्रदान करने के लिए। ये रूपांतरण क्यों हुआ है, आधात्री कठोर क्यों हुई है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है संरचनाओं या अंगों को सहारा, सपोर्ट प्रदान करना, इसके लिए ऐसा रूपांतरण हुआ है। क्लियर है बच्चों, बात हम कर रहे हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक की। तो ऐसा संयोजी ऊतक जो विशेष कार्य करने के लिए उसकी आधात्री बदल जाती है। अगर परिवहन के लिए बदलती है तो संवहनीय संयोजी ऊतक,
और अगर सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बदलती है तो कंकाल संयोजी ऊतक। तो कंकाल संयोजी ऊतक जिसके आधात्री में कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाने से आधात्री कठोर हो जाती है, ओवरऑल ये कठोर ऊतक हो जाता है शरीर को सहारा देने के लिए। तो ये कंकाली संयोजी ऊतक। इसमें दो प्रकार के ऊतक हम शामिल करते हैं बच्चों कंकाली संयोजी ऊतक में। एक तो है उपास्थि कार्टिलेज और दूसरा होता है बच्चों अस्थि बोन। कंकाली संयोजी ऊतक में दो हेडिंग हम शामिल करेंगे बच्चों। कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ेंगे उपास्थि कार्टिलेज और दूसरा हम पढ़ेंगे अस्थि बोन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कार्टिलेज की, बोन की, कार्टिलेज उपास्थि की। कंकाल संयोजी ऊतक का पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है उपास्थि। कार्टिलेज। उपास्थि कार्टिलेज क्या होती हैं, क्या संरचनाएं हैं और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो उपास्थि वैसे तो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है, कंकाल संयोजी ऊतक है, फिर भी हम इसकी एक लाइन लिख सकते हैं, ये बच्चों दृढ़ और लचीला संयोजी ऊतक है। थोड़ा कठोर भी होता है लेकिन साथ में सॉफ्ट भी होता है। तो उपास्थि कैसा ऊतक है बच्चों? ये है दृढ़ एवं लचीला संयोजी ऊतक। मतलब कठोर भी है लेकिन अस्थियों जैसे कंप्लीटली कठोर ही नहीं है, कठोरता के साथ साथ इसमें सॉफ्टनेस का गुण, लचकता का गुण भी होता है। तो ये दृढ़ और लचीला संयोजी ऊतक है। कहाँ पाया जाता है? उपास्थियां सर्वाधिक मात्रा में भ्रूणी अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो उपास्थियां हैं वो पाई जाती हैं भ्रूणी अवस्था में। उपास्थियां सर्वाधिक मात्रा में भ्रूणी अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब बच्चों भ्रूणी अवस्था का जो ज्यादातर कंकाल है वो उपास्थि बनाती हैं। एम्ब्रियो का जो ज्यादातर स्केलेटन है, कंकाल है, वो उपास्थियां बनाती हैं, क्योंकि एम्ब्रियो का कंकाल ऐसा होना चाहिए कि कठोर भी हो और साथ में सॉफ्ट भी हो। उसका लचक होना ज़रूरी है, लचकता उसमें होना ज़रूरी है ताकि वह गर्भाशय में आसानी से परिवर्तित हो सके और गर्भकाल की समाप्ति कर उसका आसानी से जन्म हो सके। इसलिए बच्चों उपास्थि का सॉफ्ट होना ज़रूरी है और भ्रूण का कंकाल उपास्थि से बना होना ज़रूरी है। तो उपास्थियाँ दृढ़ और लचीला संयोजी ऊतक है और सर्वाधिक मात्रा में उपास्थियाँ जो है वो भ्रूणी अवस्था के कंकाल में ही पाई जाती हैं। जन्म के बाद अधिकांश उपास्थियाँ अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। जब जंतु का जन्म होता है तो जन्म के समय तो ज़्यादातर उपास्थियाँ ही थी कंकाल के रूप में, बट जन्म के बाद ज़्यादातर जो उपास्थियाँ हैं वो अस्थि के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं। मतलब उपास्थियों की जगह कौन बन जाती हैं? अस्थियाँ बन जाती हैं। इसका मतलब वयस्कों में उपास्थियाँ कुछ सीमित भागों में ही पाई जाती हैं। तो बच्चों वयस्कों में उपास्थियाँ कुछ सीमित भागों में ही पाई जाती है।
मुख्य रूप से बच्चों उपास्थियां भ्रूणी अवस्था का कंकाल बनाती हैं, लेकिन हम वयस्क की बात करें तो वयस्क में उपास्थियां कुछ सीमित भागों में ही होती हैं, हर जगह नहीं होती हैं, क्योंकि वयस्कों का मुख्य कंकाल तो अस्थि से बना होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये विशिष्टीकृत संयोजक में पहला है उपास्थि। हम बात करेंगे इसके संगठन की। तो उपास्थि संयोजी ऊतक है, इसका निर्माण 3 प्रकार के घटकों से होता है। बच्चों, उपास्थि का निर्माण तीन प्रकार के घटकों से होता है। कौन कौन से 3 घटक उपास्थि में होते हैं बच्चों? एक घटक तो होता है कोशिकाएं। कोई भी ऊतक है बच्चों, तो ऊतक में कोशिकाएं तो होती ही हैं, तो ऊतक में कोशिकाएं होंगी। दूसरा घटक फाइबर तंतु होते हैं, और तीसरा घटक मैट्रिक्स आधात्री होता है। अरे संयोजी ऊतक के तीनों घटक होंगे उपास्थि में, क्योंकि उपास्थि संयोजी ऊतक ही तो है। ये उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक का निर्माण 3 घटकों से होता है, कोशिकाओं से, तंतु से, आधात्री से। हम बात करेंगे उपास्थि में कौन कौन सी कोशिकाएं। तो पहला घटक हम पढ़ते हैं इसकी कोशिकाएं। पहला घटक कोशिकाएं। बच्चों, उपास्थि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उपास्थि। एक तो इसमें होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और एक होती हैं बच्चों इसमें कॉन्ड्रोसाइट। 2 प्रकार की उपास्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं उपास्थि में, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोप्लास्ट ये उपास्थि बनाने वाली कोशिकाएं हैं। उपास्थि बनाने वाली सेल्स हैं जो परिधि की ओर व्यवस्थित रहती हैं। ये उपास्थि को बनाने वाली कोशिकाएं हैं बच्चों, और ये किस तरफ व्यवस्थित हैं? उपास्थि की परिधि की ओर पाई जाती हैं, पेरिफेरी की ओर, एक परत के रूप में पाई जाती हैं। उपास्थि के आधात्री में अंदर नहीं पाई जाती हैं, केवल पेरिफेरी पर पाई जाती हैं। ये कहलाती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। दूसरी कॉन्ड्रोसाइट, इसकी मुख्य संरचनात्मक कोशिकाएं हैं। मुख्य संरचनात्मक कोशिकाएं होती हैं कॉन्ड्रोसाइट, जो कि आधात्री में बने रिक्तिका सदृश अवकाश, जिनका नाम है लैक्यूना, उसमें रखी होती हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट मुख्य संरचनात्मक कोशिकाएं हैं जो आधात्री में बने रिक्तिका सदृश्य अवकाश, जिसका नाम है गर्तिका, इंग्लिश में कहेंगे लैक्यूना, में स्थित रहती है। अभी हम आगे चित्र बनाएंगे उपास्थि का। तो उपास्थि के आधात्री में छोटे छोटे अवकाश, गैप पाए जाते हैं, छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं। उन गैप को हम गर्तिका, लैक्यूना कहते हैं, और उस लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट रखी होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं उपास्थि का संरचनात्मक संगठन। 3 प्रकार के घटकों से उपास्थि बनी होती है, कोशिका, तंतु, आधात्री। कोशिकाएं 2 प्रकार की, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। ब्लास्ट बनाने वाली कोशिकाएं हैं, और साइट मुख्य संरचनात्मक कोशिकाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तंतुओं की।
तो बच्चों उपास्थि के हम घटक की बात कर रहे हैं और घटक में पहला कोशिकाएं हमने पढ़ लिया है। हम बात करेंगे दूसरा घटक और वो है फाइबर। उपास्थि का दूसरा घटक है बच्चों फाइबर। तंतु। वैसे तो तंतुओं को हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचनाएं हैं। कोलेजन इलास्टिन दो प्रकार के होते हैं। कोलेजन श्वेत कोलेजन प्रोटीन से बने, इलास्टिन पीली प्रत्यास्थ प्रोटीन से बने हैं। कोलेजन कठोर होते हैं और इलास्टिन प्रत्यास्थ होते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं बच्चों। उपास्थि की आधात्री में कोलेजन और इलास्टिक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक दोनों उपस्थित। उपास्थि की आधात्री में बच्चों कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं और साथ में इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं बच्चों? ये जो कोलेजन तंतु हैं ये उपास्थि को कठोरता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये रिजिड होते हैं बच्चों। तो ये क्या करते हैं? उपास्थि को कठोरता, रिजिडिटी प्रदान करते हैं। ये कोलेजन तंतु का काम है। जबकि इलास्टिक तंतुओं का क्या काम होता है बच्चों? ये उपास्थि को लचीलापन, इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। इस प्रकार बच्चों दोनों प्रकार के तंतु उपास्थि के आधात्री में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं उपास्थि का संगठन, कंपोजिशन। तीन प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। तो सेल्स पढ़ लिया, फाइबर्स पढ़ लिया और तीसरा घटक है इसका मैट्रिक्स, आधात्री। ये और पढ़ लेते हैं बच्चों। तीसरा घटक उपास्थि का आधात्री मैट्रिक्स। आधात्री का जो सबसे पहला लक्षण आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है बच्चों कि इसकी आधात्री कठोर तथा अनम्य होती है और साथ में संपीड़न रोधी होती है। एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ सेंटेंस है, को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो उपास्थि की मैट्रिक्स कैसी होती है? उपास्थि की मैट्रिक्स कठोर, अनम्य, अनम्य मतलब प्लीएबल, लचीली होती है। एक तो ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में। उपास्थि की मैट्रिक्स कठोर, अनम्य, प्लीएबल होती है। और दूसरा पॉइंट, आधात्री संपीड़न रोधी, संपीड़न रोधी। रेजिस्ट टू कंप्रेशन होती है। ये दो गुण आपको याद रखने हैं उपास्थि की आधात्री के। कौन कौन से? कि उपास्थि की आधात्री एक तो रिजिड, कठोर होती है, साथ में अनम्य, प्लीएबल, लचीली होती है, और तीसरा पॉइंट है संपीड़न रोधी होती है। अगला पॉइंट बच्चों आधात्री का, उपास्थि की आधात्री कोंड्रिन कहलाती है। आधात्री का शब्दों में एक नाम है, आधात्री कोंड्रिन कहलाती है और ये बनी होती है कोंड्रोम्यूकोप्रोटीन से। कोंड्रिन कहलाती है जो कि
कॉन्ड्रो म्यूको प्रोटीन से निर्मित होती है। उपास्थि की आधात्री कॉन्ड्रिन कहलाती है बच्चों, और कॉन्ड्रिन बनी किससे होती है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये 3 घटकों से मिलकर बनी होती है उपास्थि। कोशिकाओं से, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट, तंतु कोलेजन इलास्टिन दोनों होते हैं। आधात्री कठोर अनम्य संपीड़नरोधी है, इसका नाम कॉन्ड्रिन है और रासायनिक रूप से कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये हो गई बच्चों उपास्थि। हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जो बच्चों मैंने आपको 3 प्रकार का बताया था आधात्री की प्रकृति के आधार पर। ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत। विशिष्टीकृत जिसकी आधात्री विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं कंकाल संयोजी ऊतक, जिसकी मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाने के कारण कठोर हो जाती है ऊतकों को, अंगों को सहारा सपोर्ट देने के लिए। तो ये कंकाल संयोजी ऊतक। 2 प्रकार का, उपास्थि और अस्थि। पहले हमने बात करी है उपास्थि क्या होती हैं और किन घटकों से मिलकर बनी होती हैं। अगली क्लास में बच्चों हम उपास्थि की संरचना और उपास्थि के प्रकार पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी उपास्थियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा उपास्थि की संरचना और उपास्थि के प्रकार। थैंक यू बच्चों।